हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई बॉडी हॉरर मूवी ग्राफ्टेड का ब्रेकडाउन, जिसकी डायरेक्टर हैं साशा रेनबो। द सब्सटेंस देखने के बाद अगर आप वैसा ही कुछ सिमिलर ढूंढ रहे थे तो ये मूवी आपके लिए है और आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो Amazon प्राइम पर। ये वीडियो पूरी डिटेल्ड होने वाली है। मूवी जो कहना चाहती है वो समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम लियो नाम के एक चाइनीज साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि स्किन ग्राफ्टिंग के किसी एडवांस्ड मेथड पर काम कर रहा है। वो एक ऐसा सब्सटेंस तैयार करने में लगा है जिसका यूज करके बिना सर्जरी के स्किन ग्राफ्टिंग पॉसिबल हो पाएगी। एक ग्लू की तरह काम करने वाला सब्सटेंस जो स्किन टिश्यूज को इंस्टेंटली आपस में जोड़ देगा। इस रिसर्च में लियो ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो उसके फेस पर एक बड़ा सा बर्थ मार्क है और सेम वैसा ही बर्थ मार्क है उसकी बेटी वी के फेस पर। तो बचपन से लेकर अब तक जो कुछ लियो ने उस बर्थ मार्क की वजह से सहा, वो नहीं चाहता कि वी को भी वो सब सहना पड़े। बिना बात की शेमिंग, लोगों का घूरना, देखते ही दूर हो जाना या देख के हंसना, कभी कोई दोस्त नहीं बन पाया। बचपन से ही कॉन्फिडेंस एकदम टूट चुका था। इस सब से वी को बचाने के लिए लियो ने पूरा जीवन इसमें खपा दिया, ताकि सिर्फ एक निशान की वजह से वी खुद को बाकियों से कम ना समझे, अलग नहीं कम। और आखिरकार इस रिसर्च में वो कामयाब हो चुका है, ऐसा उसे यकीन है। वी की माँ नहीं है, इसलिए उसकी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का ध्यान सब लियो रखता है। बस इसी वजह से वी ने भी इस रिसर्च को एकदम करीब से देखा है, क्योंकि वो हरदम अपने डैड के साथ रहती है और उसे पूरी आस है कि डैड अपने चेहरे का निशान भी मिटा देंगे और साथ में मेरा भी, फिर मैं भी बाकी बच्चों की तरह दिखूंगी। वी को हम एक अजीब सा फ्लावर बनाते हुए देखते हैं जो उसने अपने डैड की रिसर्च वाली नोटबुक में देखा। इसे कहते हैं कॉप्स फ्लावर, क्योंकि ये सड़ी हुई लाश जैसी बदबू रिलीज करता है जिससे मक्खियां आकर्षित होती हैं। लियो की नोटबुक में है, इसका मतलब कि ये भी रिसर्च का इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर दिक्कत यह है कि ये सिर्फ सुमात्रा के जंगलों में पाया जाता है। इसके खिलने का कोई फिक्स टाइम नहीं है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए खिलता है, यानी लगभग 2-3 साल में सिर्फ एक बार खिलता है, सिर्फ 2-3 दिन के लिए। इसी वजह से लियो इसे अपने सब्सटेंस में शामिल नहीं कर पाया, लेकिन उसे यकीन है कि इसके बिना भी काम बन जाएगा। उसने चूहे की थोड़ी सी स्किन उतारी, उस पे अपना बनाया सब्सटेंस डाला और फिर उस स्किन को अपने बर्थ मार्क के ऊपर चिपका दिया। ऐसा करते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी रिसर्च कामयाब हो चुकी थी। चूहे की स्किन उसकी स्किन के साथ अटैच होकर नई स्किन बन चुकी थी। टिश्यूज फैलते जा रहे थे और उसका बर्थ मार्क धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। ये गिफ्ट उसके कर्स को मिटा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये गिफ्ट ही उसके लिए नया कर्स बनने वाला है। फैलते फैलते टिश्यूज उसके मुंह तक आ चुके थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, यानी नई स्किन उसके पूरे चेहरे पर फैलकर पूरे चेहरे को कवर करने लगी थी, जिसमें मुंह, नाक, आंख सब कुछ आएगा। इसे रोकने के लिए वो अपनी नोटबुक में से कोई तरीका ढूंढने लगा, लेकिन इतना टाइम ही नहीं था। कुछ ही सेकंड्स में मुंह पूरी तरह कवर हो चुका था, इसलिए उसने एक स्केपल उठाकर वी के सामने ही उस नई स्किन को चीर दिया। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक ही पल में टिश्यूज फिर से आपस में जुड़ गए। जितनी बार उसने कट लगाया उतनी बार स्किन फिर से जुड़ गई, और क्योंकि अब वो नई स्किन उसकी बॉडी का हिस्सा थी, इसलिए कट लगाने पर खून भी निकल रहा था और उसे दर्द भी हो रहा था। फिर भी वो कट मारता रहा, जिससे उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ती गई। आखिर में जब नाक भी कवर हो गया तो दम घुटने की वजह से वो नीचे गिर पड़ा। वी ये सब देख ही रही थी, तो अपने डैड को बचाने के लिए वो भी बिल्कुल वैसा ही करने लगी जैसा कि उसके डैड कर रहे थे। फेस में कट मार रहे थे। वी ने उसे लगातार स्टैब करना शुरू कर दिया, जिसके चलते अंदर से उसका फेस पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन बाहर से चमड़ी एकदम साफ रही, क्योंकि वो रिजेनरेट हो रही थी। कुछ इस तरह लियो बहुत ही दर्दनाक मौत मारा गया। पर लियो से बड़ा सदमा ये बना वी के लिए। ये थी ग्राफ्टेड की ओपनिंग, और काफी टाइम बाद इतनी खतरनाक ओपनिंग देखने को मिली। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जब वी बड़ी हो चुकी है और अपने डैड की नोटबुक के सहारे उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रही है। पर जितना इसके डैड ने सोचा था, ये सफर उससे कई गुना ज्यादा पेनफुल साबित हुआ, क्योंकि बड़े होते हुए सर पे पेरेंट्स का साया नहीं था। आज भी इसके आसपास वाले इसे मॉन्स्टर कह के बुलाते हैं, लेकिन इसने हमेशा सबको इग्नोर करके अपना मन पढ़ाई में लगाए रखा, जिसके चलते अब इसे न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल चुकी है। अब इसे ये सब और नहीं झेलना पड़ेगा, ऐसा उसे लग रहा था। न्यूजीलैंड
पहुंची तो उसे लेने आई उसकी आंट लिंग। वी उनसे भी अपने मार्क को छुपा रही थी, फिर भी आंट ने इंसिस्ट करके उसका मार्क देखा और देखते ही खुद छुपा भी दिया, उसके स्कार्फ की तारीफ करके उसकी तारीफ नहीं की। वो बोली कि मेरे पास ऐसे कंसीलर्स हैं जिनसे ये मार्क पूरी तरह छुप जाएगा, क्योंकि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। कुछ इस तरह ना चाहते हुए भी आंट ने आते ही वी को ये एहसास करा दिया कि इसे ढक के रखना है, ये भयानक है। एक तरफ वी और एक तरफ उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली आंट। ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या है उससे पहले ये बताओ ब्यूटी क्या है? कहीं ब्यूटी सिर्फ एक बिजनेस तो नहीं? अभी कुछ देर पहले आपने वी का टेबल देखा था जिसपे कई सारे इंसेक्ट्स थे, लेकिन हमारी नजर सबसे पहले किन पे गई? तितलियों पे। और जब वी ने तितली का वाइब्रेंट सा पंख पकड़ा हुआ था वो तो सबको चुभा होगा कि इसने तोड़ क्यों दिया। वही दर्द बढ़ाने के लिए टेबल पर और भी तितलियों के पंख डैमेज दिखाए ताकि हमें बुरा लगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो इंसेक्ट्स रखे थे उनके लिए हमें जरा भी बुरा नहीं लगा, जबकि है तो तितली भी इंसेक्ट ही। और अगर पंखों की ही बात है तो चमगादड़ के पंख तक खोल के रखे थे, लेकिन क्या उससे हमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यानी बात पंखों की भी नहीं है, बात है एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स ही सब कुछ है। ब्यूटी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिजनेस समझ ही गए होंगे। खैर आंट उसे घर लेकर जाने लगी तो रास्ते में भी वही ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले होर्डिंग्स लगे हुए थे। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। घर पहुंचे तो बाहर ही उनकी पड़ोसन शेरिल मिल गई, जो काफी कम पैसों में उनके गार्डन की देखभाल कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंट लिंग इस घर में रहती ही नहीं, ज्यादातर बाहर रहती है। इस घर में सिर्फ उसकी बेटी एंजेला रहती है, जिसे देखकर वी का मुंह खुला रह गया, क्योंकि वो एकदम वी के ऑपोजिट थी। एंजेला न्यूजीलैंड में ही पैदा हुई, यहीं पे पली बढ़ी, इसलिए चाइनीज कल्चर से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे चाइनीज भाषा भी नहीं आती और उसकी मॉम 24 घंटे बस उसकी बुराई करती रहती है कि एंजेला मेरी सुनती नहीं, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करती, उसे कुछ भी नहीं आता। सुन सुनकर वी के भी कान पक गए। एंजेला का डैड भी इनके साथ नहीं रहता, वो कहीं और रहता है। उसे इस घर की रेनोवेशन करवानी थी, लेकिन वो बीच में ही चला गया, इसलिए काम अभी तक अटका पड़ा है। एंजेला के पास एक डॉग भी है बिकी, जो कि वी को देखकर जरा भी खुश नहीं। वी के आते ही एंजेला अपने डैड के साथ बात करने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कुछ दिन आपके साथ रहना है, लेकिन उसका डैड नहीं माना। और ये सारी बातें चोरी छुपे वी भी सुन रही थी, पर बिकी ने उसका सारा भांडा फोड़ दिया। अगली सुबह वी ने अपने डैड के लिए एक छोटी सी श्राइन टाइप बना दी, जिसमें वो अगरबत्ती जलाती है और अपने डैड को भोग भी लगाती है। इनफैक्ट वो अपने डैड से ब्लेसिंग्स भी लेती है कि मेरा ध्यान रखना। पहले दिन कॉलेज गई तो बाहर उसे जॉन नाम का एक होमलेस आदमी मिला, जिसका फेस जलकर पूरी तरह डिसफिगर्ड हुआ पड़ा था। वो काफी नाइस था, बिल्कुल वी की तरह। क्लास में जाकर वी एकदम पीछे बैठी और एंजेला बैठी थी सबसे आगे अपनी फ्रेंड्स जैस्मिन और ईव के साथ। उनके टीचर पॉल ने उनका टेस्ट रिजल्ट बताया, जिसमें एंजेला का काम तो खराब ही था, पर ईव को मिले 92%, क्योंकि पॉल के साथ उसका अफेयर चल रहा है। तो बिना पढ़े ही उसे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, या कहूँ कि मिल जाते थे, क्योंकि अब तो उसे 92 मिले, लेकिन वी को मिले 100 में से 100। पॉल को एक लैब असिस्टेंट की जरूरत थी, इसलिए क्लास खत्म होते ही वी लैब में पहुंच गई अपने डैड की नोटबुक लेकर, क्योंकि वो उनकी रिसर्च को कामयाब करना चाहती है। पॉल आया तो उसने भी वो नोटबुक देखी और उसे कुछ काम का लगा, इसलिए वी को उसने असिस्टेंट रख लिया और बोला कि अगर तुमने ठीक से काम किया तो तुम्हें अपने डैड की रिसर्च पर काम करने का मौका भी मिल सकता है। वे लैब में थी, इसलिए एंजेला की गैंग उससे पहले घर पहुंच गई और घर में सबसे पहले उन्हें दिखी वो श्राइन जिसमें रखी वी के डैड की फोटो को देखकर दोनों दोस्त हैरान हो गई, वही बर्थ मार्क देखकर। तब एंजेला ने उन्हें बताया कि ये तो वी के फेस पर भी है, इसलिए वो स्कार्फ पहन के रखती है। वो तीनों वी के रूम में भी गई, जहाँ पे कीड़े मकोड़ों की अजीब सी फोटोज लगी हुई थी और ड्रॉर में रखा था सर्जरी का सामान। ये सब देखकर तीनों चुपचाप वापस नीचे आ गई। जब वी घर पहुंची तब तीनों फेस मास्क लगाकर मूवी देख रही थी, फेस मास्क ब्यूटी के लिए। वी भी उनके साथ बैठकर सुड़ुप सुड़ुप करने लगी, जिसकी वजह से तीनों वहां से उठकर चल दी। इधर हम देखते हैं कि पॉल जो रिसर्च कर रहा है उसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली, जिसके चलते उसकी फंडिंग को कैंसिल किया जा रहा है। उसके पास 2 हफ्तों का टाइम है, या तो कुछ करके दिखा दे वरना फंडिंग को भूल जाए। पहली और आखिरी सफलता इसे 17 साल की एज में मिली थी, उसके बाद से अब तक कुछ भी नहीं कर पाया, अलग ही लेन पर चल
रहा है, इवनिंग वाली पे। अगले दिन कॉलेज के बाद वी दूर खड़ी होकर उन तीनों सहेलियों को देख रही थी और साथ ही साथ उनकी नकल कर रही थी कि वो कैसे खुल के हंसती है, कैसे खुल के बोलती हैं। बड़ी हिम्मत करके वो उनके पास गई उन्हें इनवाइट करने। आज वी के डैड की बरसी है, इसलिए वो चाहती है कि तीनों सहेलियां भी उसमें शामिल हों, यानी कि वो चौथी सहेली बनना चाहती है। तीनों को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ा, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन उसे खुश देखकर एंजेला खुश नहीं थी। वी ने सबके लिए अपने डैड की पसंद का खाना ऑर्डर किया, जो कि उन तीनों की समझ के बाहर था। ऊपर से जब वी ने खाना शुरू किया तो फिर एक बार वही हुआ, तीनों उठकर चल दी। हालांकि जैस्मिन जाना नहीं चाहती थी, वो वी के साथ काइंड थी, लेकिन उसे भी जाना ही पड़ा। फिर खाना पैक करा के वी भी घर की तरफ चल दी तो रास्ते में उसे मिल गया जॉन। तो वो खाना उसने जॉन के साथ शेयर किया और साथ में मन की बातें भी। वो बोली कि मेरी माँ कहा करती थी कि हमारे पूर्वजों ने कोई पाप किए थे, इसलिए मैं बदसूरत हूँ। तो जॉन कहता है कि तुम नहीं, ये बाकी दुनिया बदसूरत है। वी कहती है कि मैं हम दोनों को खूबसूरत बना सकती हूँ। तो जवाब में जॉन कहता है कि तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। ऐसा उसे पहली बार किसी ने बोला। उसके आंसू निकलने वाले थे कि तभी पीछे से कार में पॉल आ गया। अब तक वो पूरी प्लानिंग कर चुका था। उसकी खुद की रिसर्च तो सफल नहीं हो रही, इसलिए उसने सोचा है कि वो वी के डैड की रिसर्च टेप लेगा। इसके लिए उसने वी को भी बड़े अच्छे से राजी कर लिया, जैसे वो वी के ऊपर एहसान कर रहा है। उसने बोला कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी वाली रिसर्च पे काम करेंगे, वो भी कल से। और ये सुनकर वी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। डैड की बरसी पे उनका काम फिर से जीवित हो गया। घर जाकर वो अपने डैड से बात करने लगी, तभी एंजेला के रूम से उसे कुछ आवाज आई। चोरी छुपे जाकर देखा तो पता चला कि एंजेला अपने बॉयफ्रेंड जॉश के साथ बिजी होने की तैयारी कर रही थी। पर एक बार फिर बिगी ने भौंक कर वी का भांडा फोड़ दिया, जिस वजह से जॉश भी वापस चला गया और एंजेला का दिन खराब हो गया। तो इस बार एंजेला ने वी को अच्छी तरह झाड़ दिया, जिसके बाद वी फूट फूट कर रोई। फिर अगले दिन जब उसने पॉल के साथ काम शुरू किया तो दोनों को ये पता चला कि वी के डैड का जो फॉर्मूला है उसमें एक ऑर्गेनिक बाइंडिंग एजेंट की कमी है, जो स्किन टिश्यू को मर्ज करेगा। बस फिर दोनों उसी की खोज में जुट गए। पॉल भी एकदम 7वें आसमान पे पहुंच चुका था कि अब तो हर जगह बस मेरा ही नाम होगा, और वी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा था। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो दोनों ने खुद को फिर से उन्हीं हालातों में पाया। सारा जोश, सारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि एक भी टेस्ट सफल नहीं हुआ। फिर एक रात जब वी ट्रेन से घर जा रही थी, तब शायद उसने तो नहीं देखा पर हमने जरूर देख लिया। कॉप्स फ्लावर का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिसपे लिखा था कि 5 सालों में पहली बार ये फूल खिलने जा रहा है, सिर्फ 24 घंटों के लिए। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये फूल ही वो बाइंडिंग एजेंट है जो कभी वी के डैड के हाथ नहीं लग पाया था। लेकिन वी के पास मौका है। उसने घर जाकर अपने डैड से मदद मांगी, और अगले ही दिन जब वो लैब में थी तभी जैस्मिन वहां पर आ गई असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने, और पॉल ने उसे हाँ भी कर दी। वापसी में वी और जैस्मिन दोनों साथ ही जा रहे थे, तो जैस्मिन ने वी से माफी भी मांगी कि मैं तुम्हारी जगह हड़पना नहीं चाहती और मुझे भी जरूरत है। उसने वी को कंफर्टेबल भी किया कि ये स्कार्फ पहनना जरूरी नहीं है। इसी बीच उसके पर्स में से एक पैम्फलेट गिरा, उसी कॉप्स फ्लावर का। बस तभी वी को बचपन वाली वो फूल की ड्राइंग याद आ गई, और वो समझ गई कि उसके डैड ने उसकी मदद कर दी है। रात में वो उसी जगह पर जा पहुंची जहां पर वो फूल खिला हुआ था, और फूल का थोड़ा सा हिस्सा काट कर अपने साथ ले आई। फिर अगले दिन उसे फॉर्मूला में ऐड करके एक नया सब्सटेंस बनाया, जिसका कलर इसके डैड वाले सब्सटेंस से अलग है। इसके बाद अपनी थाई पे से स्किन को पील करने लगी, और थाई को देखकर पता चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये लगातार ऐसा कर रही है, पर अभी तक सफल नहीं हो पाई थी। चूहे की स्किन का पैच उसने थाई पे लगाया, फिर जैसे ही वो सब्सटेंस इंजेक्ट किया, वो स्किन वहीं के वहीं सक्सेसफुली ग्राफ्ट हो गई, सिर्फ उतने हिस्से में। फाइनली अपने डैड का सपना उसने साकार कर दिया। वहीं साथ वाले रूम में पॉल और ईव का कार्यक्रम चल रहा था। वी की आवाज सुनकर पॉल बाहर गया तो वी उसे दिखाने लगी कि फॉर्मूला काम कर गया, और बस उसी अवस्था में ईव ने उन दोनों की फोटो ले ली, क्योंकि ईव को ये लग रहा था कि वी उसका पत्ता साफ कर रही है, और अगर ऐसा हो गया तो वो पास कैसे होगी। गुस्से में वो बाहर निकली और वी को अपने साथ ले गई, मगर पॉल के लिए ये भी अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि वी के डैड की नोटबुक वहीं पर रह गई। पॉल ने जल्दी से उसकी फोटोज ली और उन फोटोज को ट्रांसलेशन के लिए भेज दिया। इधर ईव ने वो फोटो एंजेला के पास भेज दी, तो एंजेला ने सीधा अपनी मॉम के पास फोन मिला दिया कि अभी घर आओ, मैं वी के साथ नहीं रह सकती। और ईव खुद वी को लेकर एक पहाड़ी पर पहुंच चुकी थी, जहां पर वो वी को ज्ञान की बातें बता रही थी कि अपने टीचर पे डोरे डाल के नंबर नहीं बढ़ाए जाते। पर मुझे तो
सामने कोई मिरर दिखाई नहीं दे रहा। ज्ञान देने के बाद वो उसे अकेला छोड़कर वहां से चली गई। तब रोते हुए वी को अकेले पैदल ही घर आना पड़ा, जहाँ पर एंजेला ने उसकी चीजों को तहस नहस कर रखा था। एंजेला इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसने वी के डैड का अनादर कर दिया, जिस वजह से दोनों के बीच हाथापाई छिड़ गई, जिसमें एंजेला वी का गला घोटने लगी। गुस्से में उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, मानो वो वी को जान से मारने पर उतारू थी। और तभी वी के हाथ एक चॉपस्टिक लग गई, जिसे उसने सीधा एंजेला की आंख में घुसा दिया, जिस वजह से एंजेला मौके पर ही मारी गई। और तब वी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। काफी देर तक वो पैनिक में थी, क्योंकि लगातार एंजेला की माँ का फोन आ रहा था। एंजेला ने उन्हें बुलाया था, इसलिए वो रास्ते में थी। अब सबसे पहले वी ने एंजेला की लाश को ले जाकर बाथटब में डाल दिया, और फिर वो बोलने लगी कि फिक्र मत करो एंजेला, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। लेकिन कैसे? जो फॉर्मूला बनाया है वो किसी को दोबारा जिंदा थोड़ी कर सकता है, पर किसी की स्किन किसी और के ऊपर तो ग्राफ्ट कर सकता है। यानी वी एंजेला का चेहरा निकाल कर अपने ऊपर ग्राफ्ट करेगी और फिर एंजेला की जिंदगी जिएगी, ऐसे लाएगी वापस। लेदरफेस खुश तो बहुत होगा आज। सबसे पहले वी ने अपने चेहरे को चीर कर उतारा, फिर एंजेला के चेहरे को पील करके अपने थोबड़े पर चिपका लिया, किसी फेस मास्क की तरह। फेस मास्क ब्यूटी बढ़ाने के लिए। बाकी बचा हुआ काम कर दिया उस सब्सटेंस ने। अब वी बन चुकी थी एंजेला, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी खत्म ही था। इतने में एंजेला की माँ घर पहुंची। वी नहा धोकर साफ हो चुकी थी और एंजेला की लाश को बेड के नीचे छुपा चुकी थी, लेकिन टॉवल पर थोड़ा सा खून लगा रह गया था, जिसे देखकर आंट को लगा कि वो पीरियड ब्लड है। बस इसी के चलते वी को वो प्यार मिला जिसके लिए वो आज तक तरस रही थी। अगले दिन आंट वापस चली गई और वी ने अपने ऊपर काम शुरू कर दिया। एंजेला की सोशल मीडिया वाली वीडियोस देखकर वो उसकी चाल ढाल तौर तरीके कॉपी करने लगी, क्योंकि अब उसे एंजेला की लाइफ ही जीनी है। उसी की तरह तैयार होकर कॉलेज पहुंची तो सबकी नजरें उसी के ऊपर थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी पहले हुआ करती थी। इस बार अलग थी। वी एक नई सी फीलिंग का मजा ले रही थी, तभी पीछे से जॉश आ गया और वी की लाइफ की पहली किस भी हो गई। हर तरह का प्यार जिसके लिए वो तरसती थी अब उसे मिल रहा था। पर दिक्कत यह है कि आज एक गेम है जिसके बारे में वी को कुछ भी नहीं पता। स्पोर्ट्स में वो एक्टिव ही नहीं है। एंजेला बन तो गई है, लेकिन सिर्फ चेहरे से। अब गेम में जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी 2 उंगलियां भींचकर खुद को चोटिल कर लिया, जिसके चलते उसे गेम से छुट्टी मिल गई। ऐसी सपनों की लाइफ जीने के लिए इतना उतना दर्द तो झेलना बनता ही है, ऐसा सोचकर वो खुश थी। अब सहेली ग्रुप का भी हिस्सा बन चुकी थी, तो वहां से भी केयर मिल रही थी और उनसे भी ज्यादा केयर मिल रही थी जॉश की तरफ से। शाम को उसके साथ टाइम बिताने गई उसी पहाड़ी पे जहाँ पे ईव ने इसे लाकर छोड़ दिया था। लाइफ का पहला रोमांस चल रहा था, बातचीत कुछ अलग ही थी कि तभी अचानक एंजेला का चेहरा उतरकर जॉश के ऊपर गिर गया और इससे जॉश की तो सांसें ही अटक चुकी थी। हाथ में एंजेला का चेहरा और सामने एक छिला हुआ चेहरा। डर के मारे वो जल्दी से पीछे हटने लगा और पीछे हटते हटते सीधा क्लिफ से नीचे गिरकर मारा गया। वी की वजह से एक और मौत हो गई। इससे पता चलता है कि जो फॉर्मूला इसने बनाया है वो भी परफेक्ट नहीं है। वो हमेशा के लिए टिश्यूज को बाइंड करके नहीं रख सकता। घर जाकर वो अपने डैड की नोटबुक ढूंढने लगी जो कि पॉल के पास है। उसने पॉल के पास कई फोन किए, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बिजी था वी के डैड के बारे में थोड़ी जानकारी निकालने में। उसे पता चला कि वी के डैड भी एक जाने माने प्रोफेसर थे, लेकिन उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने किसी फीमेल कलीग के ऊपर स्केपल से अटैक किया था। कुछ अजीब तो था उसमें, क्योंकि हमने भी उसकी लैब में काफी अब नॉर्मल चीजें देखी थी, जैसे कि एक इंसानी खोपड़ी और एक इंसान का चेहरा भी शायद। खैर, इस सब जानकारी से पॉल को पता चल गया कि उसके फॉर्मूला में कमी है उसी कॉप्स फ्लावर की, इसलिए वो भी उस फूल को लेने पहुंच गया। लेकिन तब तक वो फूल मुरझा चुका था, तो उस मुरझाए हुए फूल का ही हिस्सा उसने ले लिया। इतने में अपने बनाए सब्सटेंस का यूज करके वी ने एंजेला के चेहरे को फिर से अपने ऊपर चिपकाया और फिर वो सीधा पहुंच गई पॉल की लैब में। उसने पूरी लैब छान मारी पर नोटबुक नहीं मिली। इस बार पॉल ने उसका फोन भी उठा लिया, पर सिर्फ ये बोलने के लिए कि अब वो नोटबुक भी मेरी है और तेरे डैड की रिसर्च भी, भूल जा सब कुछ। ये सुनकर वी ने लैब को तहस नहस कर दिया और गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी बाहर उसे दिखाई दी ईव, जो कि पॉल से मिलने आई थी। एंजेला के चेहरे का फायदा उठाते हुए उसने ईव से लिफ्ट मांग ली और कार में बैठे बैठे उसने नोटिस किया कि ईव की स्किन तो और भी ज्यादा अच्छी है। और ईव ने नोटिस किया कि एंजेला को मॉइस्चराइजर की जरूरत है। उसके फेस की स्किन थोड़ी ड्राई नजर आ रही है। ड्राई नहीं है, वो एंजेला के फेस की वैधता समाप्त हो रही है। सेवाओं का आनंद उठाते रहने के लिए जल्दी रिचार्ज करना पड़ेगा। एक और खास बात यह है कि ईव के पास जिमनी है। खैर, वी अगली रात फिर से ईव को अपने साथ घर लेकर आई, क्योंकि उसने ईव की पहचान चुराने की पूरी तैयारी कर रखी थी। घर में बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। एंजेला की सड़ी हुई लाश में से पूरा माहौल ऐसा था कि किसी को भी उल्टी आ जाए। ईव की हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन इस बार वी
वी नहीं है ना, एंजेला है, इसलिए ईव जा नहीं सकती, जबकि है वो वी ही। ईव को बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे बचकर वो नीचे भागी, लेकिन फ्रंट डोर लॉक था। तब रेनोवेशन वाली टूटी हुई दीवार के रास्ते वो बाहर निकली, लेकिन बैकयार्ड का गेट भी लॉक था। अब जाए तो कहाँ जाए, उसे छुप कर अपनी जान बचानी थी, और इतने बड़े गार्डन में वो छुपी कहाँ पर? एक छोटा सा पूल था, उसके अंदर पानी में जाकर छुपी और नंबर लेती है 92। पानी में आखिर कितनी देर तक छुप जाती? वी ने हलचल नोटिस कर ली थी, तो उसे सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। पानी के अंदर ही उसकी खोपड़ी में ड्रिल करके पानी को शरबत कर दिया। इसके बाद ईव की बॉडी को घर में लाई और जबरदस्ती अपने ऊपर से एंजेला के फेस को चीरने लगी, जिसमें उसे काफी दर्द हो रहा था, क्योंकि सब्सटेंस की वजह से फिलहाल एंजेला का चेहरा उसकी बॉडी का ही पार्ट है, इसलिए खून भी निकलेगा और दर्द भी होगा। लेकिन उसे अपना इनाम क्लेम करना था, इसलिए वो फिर भी चेहरे को फाड़े जा रही थी। पर तभी घर की डोरबेल बजी और दरवाजे पर थी उनकी पड़ोसन, जो कह रही थी कि अपने कुत्ते को चुप करा लो वरना पुलिस बुला लूंगी। वी बोली हाँ चल ठीक है। इसके बाद उसने ईव की पहचान भी चुरा ली, चेहरा उसका ले लिया, बाल उसके जैसे डाई कर लिए, आंखों में लेंस लगा लिए और रील्स देखकर उसकी चाल ढाल भी कॉपी कर ली। हाँ बस ये बॉडी स्ट्रक्चर और ये पूरी बॉडी के स्किन टोन और ये हाइट वगैरह कैसे बदल गई, उससे हमें क्या लेना, दांत नहीं बदले ना, बस उन्हीं पे ध्यान दो। सुबह होते ही 2 पुलिस वाले घर में आ गए। जॉश का पता नहीं चल रहा, इसलिए एंजेला से पूछताछ करने आए, पर एंजेला का तो खुद नहीं पता चलेगा। अब वी ने उन्हें भी टरका के भेज दिया। फिर कॉलेज जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर गई तो वहीं पर बैठा था जॉन, लेकिन अब बीच में दीवार आ चुकी है ब्यूटी की। कॉलेज पहुंची तो इस बार और ज्यादा अटेंशन मिल रही थी, और वो पुलिस वाले एंजेला को ढूंढते हुए वहां भी आ चुके थे। जैस्मिन को एंजेला की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने ईव समझकर वी से एंजेला के बारे में पूछा, लेकिन वी उल्टा उसे ही बुरा भला सुनाकर चलती बनी। चेहरा बदलने से बहुत कुछ बदल गया। जैस्मिन कभी इसके साथ रूड नहीं थी। कॉलेज के बाद वी पॉल के घर गई उस नोटबुक का पता लगाने, लेकिन उसे पॉल और ईव के गेम का अंदाजा नहीं था, इसमें वो भी पिस गई। घर आकर उसने खुद को अच्छे से साफ किया। इसके बाद घर में रखी लाशों के टुकड़े करने में लग गई। लाशों को ठिकाने लगा ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन फिर से आ गई, पर वी ने एक बार फिर से उसे भगा दिया, इस बार ईव के रूप में। लाशों के टुकड़े कुछ बिकी के काम भी आ रहे थे, और वी का खेल अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, ये उसे भी पता चल चुका था, क्योंकि अब उसके पास 3 फोन थे, एक अपना, एक एंजेला का और एक ईव का, और तीनों ही फोन बजे जा रहे थे। वी के फोन का वॉलपेपर देखो, है सेल्फी लेकिन है भी नहीं। वी के फोन पर पॉल का मैसेज आया हुआ था कि अगर दोबारा मेरी लैब में पैर रखा तो बचोगी नहीं। बस तभी वी ने ठान लिया कि अब तो कम ही टाइम बचा है, इसमें पॉल की धज्जियां उड़ाऊंगी। उसने यूनिवर्सिटी को मेल लिख के बता दिया कि पॉल का अफेयर एक स्टूडेंट के साथ चल रहा है, और प्रूफ के लिए फोटो भेज दी अपनी वाली। बस इसी के चलते पॉल को धर लिया गया और मजबूरन उसे जॉब छोड़नी पड़ी। इसी बीच वी उसके घर की तलाशी लेने में लगी हुई थी कि तभी वो घर आ गया, इसलिए वी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। जॉब छोड़ते ही पॉल अपने असली काम पर लग गया। प्लांट का यूज करके उसने भी वो फॉर्मूला तैयार कर लिया, और इसके वाले सब्सटेंस का कलर वी वाले सब्सटेंस से थोड़ा सा डार्क है, पर काम इसने भी प्रॉपर किया। कामयाबी मिलते ही उसने ईव को फोन करके घर बुला लिया सेलिब्रेट करने के लिए। उसके घर में ईव को नोटबुक तो नहीं मिली, पर उसका बनाया हुआ सब्सटेंस जरूर मिल गया, जिसे लेकर वो जल्दी से निकल गई, क्योंकि ये वाला फेस भी एक्सपायर होने लगा था। और उसके जाने के बाद पॉल को समझ आया कि सब्सटेंस तो वो ले गई। बस इससे पॉल ने सारी कड़ियां जोड़ ली, और वो ये भी समझ गया कि वो ईव नहीं बल्कि वी है जो उसे बर्बाद करना चाहती है। उधर घर पहुंचकर वी ने ईव का चेहरा भी नोचकर उतार दिया, और तभी वहां पर आ गई जैस्मिन, जो वी को देखकर घबराई नहीं बल्कि उसके गले लग गई। फिर से उसके साथ नाइस बर्ताव कर रही थी, लेकिन बीच में ही उसने फ्रिज खोल दिया जिसमें रखे थे लाशों के टुकड़े। जैस्मिन के होश उड़ चुके थे, लेकिन वी ने उसे सोचने तक का टाइम नहीं दिया, सीधा उसका दम घोटकर उसे भी मार डाला। फिर रात में पॉल उसके घर पहुंचा अपना फॉर्मूला वापस लेने, और वी ने भी उसे मना नहीं किया, बता दिया कि फॉर्मूला फ्रिज में रखा है, लेकिन फ्रिज में क्या रखा है वो आप जानते ही हो। जैसे ही पॉल की हवाइयां उड़ी, वी ने इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर डाला। वो तो खुद पॉल के आने का वेट कर रही थी। पॉल को होश आया तो उसने खुद को टेबल पे बंधा पाया, काफी बुरी हालत में। वी ने उसकी गर्दन से लेकर छाती तक की सारी स्किन उतार रखी थी, उस पे नई स्किन ग्राफ्ट करने के लिए, वो भी अपने डैड वाले सब्सटेंस के साथ। ग्राफ्टिंग करते ही टिश्यूज फैल कर उसके पूरे फेस को कवर करने लगे, पर वी ने उसकी
उसके मुंह में एक स्ट्रॉ डाल दिया ताकि वो मरे ना, सांस लेता रहे। इसके बाद उसे टॉर्चर करने में लग गई। जैसे अनजाने में अपने डैड को मारा था वैसे जानबूझकर पॉल को मारेगी। लेकिन एक बार फिर से बीच में आ गई उसकी पड़ोसन, तो वी ने एक बार फिर से उसे भगा दिया, इस बार अपने असली रूप में। बस फिर कुछ ही देर में पुलिस आ गई, इसलिए वी को वहां से भागना पड़ा। भागते भागते वो सीधा स्टेशन पहुंची जहां पर उसे मिला जॉन। तो जॉन ने उसे अपने कंबल में छुपा लिया, लेकिन जल्दबाजी में वो सब्सटेंस वाला वाइल टूट गया और सारा सब्सटेंस उनकी बॉडी पे गिर गया, जिससे हुआ वही जिसके लिए सब्सटेंस बनाया गया था। दोनों बॉडीज चिपक कर आपस में मर्ज हो गई। कुछ टाइम बाद पॉल को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और आंट लिंग वी को ढूंढते हुए सड़क पे भटकने लगी। वी उसे मिल भी गई, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। दहशत के मारे वो भाग गई, क्योंकि वी अब अकेली नहीं रही ना। अमेरिकन एक्सेंट में बन चुकी है जॉन वी, एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिसके फेस पर 3-4 आंखें हैं, दांत भी कई हिस्सों में फैले हुए हैं और उंगलियां भी फेस के साथ अटैच्ड हैं। अब पूरा जीवन उसे इसी तरह काटना होगा। बस इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई और आखिर में हमने देखा कि पड़ोसन को वो मिल ही गया जो उसे चाहिए था, बिकी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वी को जीवन भर उस हालत में क्यों रहना पड़ेगा। ग्राफ्टिंग तो बस कुछ ही टाइम तक रहती है ना। हाँ, लेकिन वो ग्राफ्टिंग जो वी वाले सब्सटेंस से की जाती है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। पर जो वाइल वी के हाथ से टूटा उसमें पॉल का बनाया हुआ सब्सटेंस था, उसके वाले से ज्यादा डार्क और पूरी तरह परफेक्ट। सटीक फार्मूला के लिए मुरझाया हुआ कॉप्स फ्लावर चाहिए था जो पॉल के सब्सटेंस में है। बस यही रीजन है कि वी अब परमानेंटली चिपक चुकी है। उसने तो जॉन से वादा भी किया था कि मैं हम दोनों को खूबसूरत बना दूंगी, बना दिया। ये मूवी हमें समाज की कुछ रियलिटीज दिखाती है और हमसे कई सारे सवाल भी करती है। आखिर खुद को सुंदर कोई कैसे फील करता है, जैसा है वैसे ही, या बाहर से कुछ करके, या फिर किसी को अपने से कम सुंदर समझकर। और लोग जो दूसरों से उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे बर्ताव करे, क्या उसकी जगह पर आकर वो भी वैसा ही बर्ताव करते हैं या एकदम से पागल ही हो जाते हैं। ब्यूटी क्या है, ये ब्यूटी का पैमाना बनाया किसने और ये लगातार बढ़ता कैसे जा रहा है। इंसान को भी अगर छोड़ दो तो हम बाकी चीजों में ब्यूटी कैसे देखते हैं, और जो चीज हमें ब्यूटीफुल लगती है क्या जरूरी है कि वो हमारे लिए अच्छी भी हो। कई सांप भी ब्यूटीफुल लगते हैं, आग भी ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन हम उनके कितना पास जा सकते हैं। क्या सच में हमें ब्यूटी को चेस करना चाहिए। सवाल कई हैं, थोड़ा विचार करो इन पे और देखो क्या समझ आता है। मूवी की बात करें तो ये द सब्सटेंस के जैसी है। कई सारी चीजें इसमें ऐसी है जो हमें उसकी याद दिला देती है, इसलिए मैंने सब्सटेंस वर्ड भी ज्यादा यूज किया। वैसे भी सब्सटेंस बेस्ट पिक्चर नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स के लिए, तो अब आप बस तैयार हो जाओ। बॉडी हॉरर इतना आने वाला है कि परेशान हो जाओगे। 2-3 साल पहले जब मैं बॉडी हॉरर के बारे में बता रहा था, एक प्लेलिस्ट बना रहा था, तब लोगों ने कहा कि हमें ये नहीं देखना, पर अब तो कोई चॉइस ही नहीं है। इसे देखकर तो उल्टी आती है, पर अब तो उल्टी का मौसम आने वाला है। बॉडी हॉरर के हिसाब से ये डिसेंट मूवी है। आखिर का जो मर्ज था वो काफी भयानक था, वरना इतना कुछ डिस्गस्टिंग भी इसमें नहीं दिखाया गया। ओवरऑल मूवी अच्छी थी। अगर आप बिना ज्यादा सोचे इसे देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल सी मूवी है, एकदम सीधी सीधी निकल जाएगी। कई जगहों पर काफी खींची भी गई है, लेकिन अगर दिमाग पे जोर देकर देखोगे तो बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ सकता है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा और आपके मुताबिक ब्यूटी क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द खिल जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के चेक कर लेना। और जो मैंने 2-3 साल पहले बॉडी हॉरर वाली प्लेलिस्ट बनाई थी उसे भी आप देख सकते हो। उससे आपको और बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि बॉडी हॉरर कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं उस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाऊं तो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।